स्वरूपाय लंबोदराय सकला जगदिताय नगानाय स्तुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमः स्तुते लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्ताम्रम तेनैनम परमं पवित्रतम जरा जल्दी कीजिए। निभो जल कांता कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। देवेंद्र भैया अपनी अपनी इज्जत मिट्टी में मिल गई। भूपेंद्र और पायल मंदिर में शादी कर रहे हैं। पंडित जी, ओम विघ्नेश्वराय वरदा स्वरूपाय लंबोदराय सकला जगदिताय नगानाय स्तुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमः स्तुते लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्ताम्रम तेनैनम। हट जा हमारे सामने से, नहीं तो मंगल मंगले शिवे सर्वादि साधिके शरण्यं त्र्यंबके महागौरी नारायणी नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक अनुमान के मुताबिक हर साल देश भर में लगभग 1000 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन कोई भी सामने आकर इस खौफनाक सच का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये तो बस जुगनी की बेमिसाल जंग थी जिसने पूरे देश को इस कड़वे सच का सामना करने पर मजबूर कर दिया। जुगनी थारा छोरा किससे प्रताप? वो घर पे ना है, पर बात क्या है? उसने हमारे पैसे देने हैं, इस बारे बात करनी उससे। थारे से पैसे किस बात के लिए थे उसने? तो यो बता प्रताप किससे? इस वक्त तो वो दुकान में हुए हैं। दुकान पे तो ताला लग रहा है, दुकान के भीतर बैठा है। ताला लगा है मतलब? आज उसने दुकान ना खोली है? तो ना मालूम। हरीश, ए हरीश बेटा। हाँ अम्मा। तू घर का ध्यान रखना, मैं अभी आई। उसे तो ये भी ना पता कि दुकान पे ताला लगा है, प्रताप ने दुकान ही ना खोली। अरे उसे सब पता है और छुपा रही है वो। बाबूजी, कल लूना प्रताप और रिंकू को स्टेशन की तरफ जाते देखे आज सुबह। हैरान कर जाती है ये बात कि हमारे देश में आज भी चंद लोग अपनी मर्जी के हिसाब से दूसरों पर राज करते हैं। पंचायत के नाम पर ये मुट्ठी भर लोग अपने ही कुछ कायदे कानून बना लेते हैं और फिर पूरे के पूरे गांव को उनके पालन के लिए मजबूर करते हैं। कोई पूछे इन मुट्ठी भर लोगों से कि इनके बनाए कायदे कानूनों का कोई सम्मान क्यों करे? पंचायतों का निर्माण गांव के मसले हल करने के लिए किया गया है, तो फिर ये लोग इस शक्ति का दुरुपयोग क्यों करते हैं? और जब हमारे देश के संविधान में हर विषय को लेकर कानून मौजूद है, तो फिर ये लोग अपने कायदे कानून बनाने वाले होते कौन हैं? पंचायत का कर्तव्य होता है देश के कानून को गांव में लागू करना। तो फिर ये लोग खुद अपने नियम कानून क्यों बनाना चाहते हैं? ये वो लोग हैं जो देश के संविधान और संविधान के नियमों का खुद सम्मान नहीं करते। ऐसे पंचायती आतंक के माहौल में क्या होगा प्रताप और रिंकू का, जिनकी हत्या का फरमान जारी कर दिया गया था? कैसे एक अकेली और बेसहारा जुगनी लड़ पाएगी उन लोगों से जिन्होंने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में कर रखा था?
कौन है? मैं हूँ प्रताप का दोस्त अशोक। हेलो माँ। हाँ बेटा प्रताप, तुम दोनों ठीक हो ना? हैं? ना 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 बेटा, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों बिल्कुल ठीक है। पता नहीं, मैंने थारी बहुत चिंता हो रही है। बीमारी वजह से तुम लोगों ने कुछ हुआ तो? बोल रही हो ना, हमारी चिंता ना कर, हम लोग ठीक है यहाँ। पता नहीं, तू कुछ छुपा तो नहीं रही ना मुझसे? अरे ना बेटा, थारे से क्या छुपाऊंगी? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। हाँ, कुछ ना हुआ है हमें और ना होना है। तो बस अपनी और रिंकू का ध्यान रखना। कैसी है? ठीक है माँ, हमने ब्याह कर लिया। सच्ची? ब्याह कर लिया? ये तूने अच्छा किया बेटा। खुश रहो बेटा। मोहन के हाथों कुछ पैसे भिजवाए। क्या जरूरत थी पैसे भेजने की? हाँ, चल ठीक है, तो अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ, रखता हूँ। प्रताप ने कुछ पैसे भिजवाए थारे लोग वास्ते। अच्छा, तो हमारे को चलना चाहिए। बेटा वहां से नहीं, यहाँ से। बेटा ध्यान से जाना। क्या जरूरत थी तार को झूठ बोलने की? और सच सच के नहीं बता दिया कि? अरे उसे बता देती तो सीधा यहाँ पहुंच जाता और ये राक्षस लोग दोनों को मार डालते। समझा क्या? उन्होंने पता है वो कहाँ है। कुछ भी करो साहब, हमारे छोरे को। अरे थम जा, सांस ले। अब बता, कौन मार देगा तेरे बेटे को? वो पंचायत वाले। पंचायत थारे बेटे को क्यों मार देगी? वो बड़े राक्षस लोग हैं साहब। वो उसके दोस्त को भी मार दिया, हमारे छोरे की भी जान ले लेंगे साहब। सब चलो ना, कुछ भी करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। ठीक है, चुप हो जा, चल। लेकिन साहब, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? साहब जी, एक ही गोत्र में शादी ब्याह का मामला है और यो सब फैसला तो पंचायत खुद ही करे। हम और आप इस मामले में टांग ना अड़ाए वो भला होगा। क्या बोल रहा है तू? थारे छोरे के साथ भी ऐसा होता तो क्या उसे मरने के लिए छोड़ देता? हाँ? अरे अम्मा चुप हो जा, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। चलो चल बेटा चल। चुपचाप खड़ा रहने तो भेजा ला दूंगा थारा नहीं। हमारे घर में घुसन आने की हिम्मत कैसे हुई तारी? गांव में कानून बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, समझा? बहुत बुरा कर रहा है तू, बहुत पछताएगा। चुपचाप खड़ा रहा यहीं पे। ये चलो लौंडे को, कहीं ना जाओगा ये छोरा, तू यहीं रहेगा। इसका फैसला हम करेंगे, हम। तू रोकेगा मुझे? चलो ऐसे इनके पास वो भी मिल जाएगी। चल तू भी चल सीधा है। हमारी छोरी को घर से अगवा करके ले गया ये छोरा, मैंने इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। गलत बात बोल रहे साहब, ये हम दोनों अपनी मर्जी से गए थे और अपनी मर्जी से ब्याह किया था हमने। आप चाहिए तो रिंकू से पूछ लीजिए साहब। मुझे बहुत डर लग रहा है साहब, पता नहीं क्या कर रहे होंगे लोग उसके साथ। डरना तो तन्ने चाहिए भी। घर में दिखाने की कोशिश की ना तो अंदर डाल दूंगा दोनों को, समझे? अरे इंस्पेक्टर बकवास बने मत ना दे धमकी। उसको अंदर डाल, हमारी छोरी को अगवा करने के जुर्म में। ये करना है और के नहीं, थारे से सीखने की जरूरत ना है मुझे। धनीराम जी साहब। एफआईआर लॉन्च करो दोनों की। ये होगा मजिस्ट्रेट के सामने होगा। जाओ यहाँ से, चलो जाओ। जी क्या बोल रहे हो साहब? उसको मारे छोरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए बोल रहे हो? एफआईआर दर्ज करने के लिए कही है, अरेस्ट करने के लिए नहीं।
और एक बार एफआईआर दर्ज हो गई ना तो रिंकू को झक मार के भी मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना पड़ेगा इन लोगों को। और अगर इन लोग के ही डर से रिंकू मैजिस्ट्रेट साहब के सामने हमारे छोरे के खिलाफ कुछ झूठ बोल दिया तो तब क्या होगा साहब? रिंकू, तुम जानती हो तुम यहाँ क्यों आई हो? देखो, तुम्हें यहाँ किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच सच बता दो जज साहब को। क्या ये लड़का प्रताप तुम्हें जबरदस्ती भगा कर ले गया था? रिंकू बेटा घबराओ मत, बता दो ये लड़का तुम्हें कैसे भगा के ले गया था। आप चुप रहिए, उसे बोलने दीजिए। बोलो रिंकू। प्रताप मेरे पति हैं। हम दोनों अपनी मर्जी से घर छोड़कर भागे थे और फिर दिल्ली जाकर हमने शादी कर ली। ये लड़का ऐसे भगा के ले गया था हमारे हाथ से। आप चुप रहिए, उसे बोलने दीजिए। मैडम ये लड़का ऐसे भगा के ले गया था। मैं कह रही हूँ आप चुप रहिए। मैं सच कह रही हूँ मैडम। ये देखिए हमारी शादी की फोटो। प्रताप और रिंकू ने अपनी मर्जी से शादी की और उन दोनों को साथ रहने का पूरा हक है। रिंकू, तुम अपने पति के पास जा सकती हो। बेशरम कहीं की तरह देखो बाहर। यह आपका फैसला कोई आखिरी फैसला ना है। क्या आपकी कचहरी ने फैसला कर दिया और इन दोनों को साथ में रहने का हक मिल गया। कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाना जुर्म समझा जाता है। अभी आखिरी फैसला आना बाकी है। चल राजेंद्र। हमें इन लोगों पे जरा भी भरोसा नहीं है। आपने तो देखा ना इन लोगों के तेवर। हमारी तो बस आपसे एक ही विनती है कि आप रिंकू और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिलवा दीजिए। आप लोग अंदर जाइए, हम देखते हैं। सामने आके बात करो। आए, तुम लोगों ने फेंका क्या? हैं? हमने देख क्या है कि हमने फेंका। हो गया, जल्दी कर। तू एक बार फिर सोच ले, हमारी बात मान ले। हरीश और हम सारे इकट्ठे रहेंगे। तो फिर शुरू हो गया। हाँ, तुम्हारी और अपने भाई की चिंता ना कर। यहाँ हम लोग ठीक है। अब थारे पे रिंकू की जिम्मेदारी है, इसकी सोच। तुम लोग यहाँ से जल्दी निकलो और कहीं जाकर एक नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन माँ हमारी बात तो सुन ले। ज्यादा बहसबाजी मत कर। सुबह होने से पहले और ये लोग उठने से पहले तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। जाओ जल्दी कर। जल्दी कर बेटा। भैया इन लोगों को ध्यान से छोड़ना। हाँ, और बॉर्डर पर जरूर कराना। देखिए माँ जी, हम इन्हें बॉर्डर तक ही छोड़ेंगे, आगे इन्हें खुद ही जाना होगा। बेटा अपना ध्यान जरूर रखना और रिंकू का भी ध्यान रखना। और हाँ, पहुंचते ही फोन जरूर करना। हाँ, जीते रहो बेटा। चल जल्दी कर, जल्दी कर।
तैयारी यही है, मतलब पंचायत में किसी को खबर ना हुई कि प्रताप और रिंकू यहाँ से चले गए। अम्मा, भैया फोन नहीं उठा रहे। ठीक है, फिर से लगा के देख। अरे सुबह से तो लगा रहा हूँ, नहीं उठा रहे। क्या बात कर रहा है? ठीक है, फिर से कोशिश कर, अगर लग जाए तो मेरे से बात करांगा। हाँ ठीक है। अरे को बहुत डर लग रहा है साहब, कहीं कोई मुसीबत में न पड़ गए हो दोनों। तुम लोग प्रताप और रिंकू को ठीक तरह से छोड़ के आए ना? सर जी, हुआ क्या था ना कि कुछ एक घंटे चलने के बाद वो दोनों कहने लगे कि हमें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, हम अपने आप चले जाएंगे। हमने कई दफा कहा कि भैया हम तुमको आगे तक छोड़ देते हैं, सेफ हो जाओगे, पर पता नहीं क्यों बात मानी ही नहीं। जी कैसे हो सकता है साहब? प्रताप ने खुद जज साहिबा से अपनी सुरक्षा मांगी थी, तो मना क्यों करेगा? इन लोगों को वापस क्यों भेजेगा? पर हमें क्या पता कि हमें क्यों वापस भेज दिया। आप चिंता ना करो, मैं देखता हूँ। हाँ, कंट्रोल रूम। अरे अम्मा, ये इनको थारी बेटी है, राजेंद्र थारा देवर है ना? हाँ यार, जो कुछ ना बोलेगी, इसका आज मौन व्रत है। राजेंद्र कहाँ है? अरे बेटा कहाँ है सब? मैं जानती हूँ, थारी को सब पता है। उसे कुछ ना करना, उसे कुछ ना करना। ओए! सरपंच हूँ मैं चुप नहीं रहूंगी सरपंच। हर कोई मौन रखना है, समझा तू? कान खोल कर सुन ले, अगर उन दोनों को कुछ हो गया ना, मैं थारे को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, समझा तू? इंस्पेक्टर रजावत कम इन इंस्पेक्टर रजावत। इंस्पेक्टर रजावत स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, उस लड़का लड़की की लाश मिली हमें हनुमान टेकरी के पास। ठीक है, मैं आता हूँ। एक मां के सामने उसके जवान बेटे की लाश पड़ी थी। वो बेटा जिसे कभी उसने अपनी गोद में पाला था, आज उसका मृत शरीर उसकी गोद में था। कोई नहीं समझ सकता जुगनी देवी का दुख, सिवाय उस मां के जिसने अपनी संतान को खोया हो। क्या मिल गया उन लोगों को रिंकू और प्रताप को मारकर? क्या खुशी मिलती है लोगों को जब वो एक मासूम जवान जोड़े को मौत के घाट उतार देते हैं? ऐसे दो लोग जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकते हैं, उन्हें मारकर कोई अपनी इज्जत, अपना सम्मान कैसे बचा सकता है? हम उन तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि अपराधी ये प्यार करने वाले नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो इन प्यार करने वाले जवान लोगों को जीने नहीं देते, इनके परिवार का हर सहारा छीन लेते हैं, इनके परिवार की खुशियां छीन लेते हैं। जुगनी देवी भी अब अकेली पड़ चुकी थी। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो सच्चाई का कड़वा घूंट पीकर चुपचाप बैठी रहे, या फिर जुर्म के खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन जुगनी चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। उसे बेबसी की जिंदगी मंजूर नहीं थी। उसने तय कर लिया कि वो अपने बेटे के गुनहगारों को चैन से नहीं जीने देगी। अपने बेटे के लिए, इंसाफ के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। हम में से कितने लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिंकू को जहर पिलाकर और प्रताप की रस्सी से गला घोटकर हत्या की गई थी। आप चिंता ना कीजिए,
इसके पीछे जो भी है मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगा। चलता हूं। अरे भाई तुम लोगों ने मारी और सारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा लिया। अब किसे लेने आए हो इंस्पेक्टर? 31 जुलाई को तू कहाँ था? खेतों पे था, फसल देख रहा था। अब भाई फसल की रखवाली के लिए तो पुलिस वाले तैनाती करते नहीं है। अरे उसकी रखवाली के लिए तो खुद ही मेहनत करनी पड़े है भाई। और के भाई विश्वास ना हो तो इससे पूछ ले, रणवीर था। सच सच बोलो वरना अच्छा ना होगा। तुम दोनों को मरने के लिए छोड़ के आए थे ना तुम? शर्म ना आई? सच बोलो क्या हुआ था उस दिन? हम सच कह रहे हैं साहब, उन दोनों ने ही हमें वापस चलने को कहा। तो ऐसे सच ना बोलोगे तुम दोनों। रिश्वत लेने के जुर्म में इतने चार्ज लगाऊंगा तुम दोनों के ऊपर कि पेंशन मिलना तो बहुत दूर की बात, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे दोनों के दोनों। ये रकम ली थी ना तुम दोनों ने उन्हें मरवाने के लिए? किसने दी थी ये रकम? तुम दोनों के घर से मिली है मुझे। नहीं सर, ये पैसे तुम्हारे नहीं है। इससे पहले कि हमारा दिमाग खराब हो जाए, हमारा पारा चढ़ जाए, सच सच बोल दो किसने दी थी ये रकम? बोलो। साहब हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये पैसे हमारे नहीं है। उन लोगों ने तो हमें मारने की धमकी। किसने दी थी धमकी? किसने? जी वो सरपंच के आदमी लोगों ने हमें धमकी दी थी। देखो भाई, हमारी बात सुनो। अरे भाई ये पुलिस वाले हैं, इनकी वर्दी का तो ख्याल कर ले। आ टटा, अब मेरी बात हम दोनों कान खोल कर सुन लो। वो छोरा छोरी भागने की कोशिश करेंगे, मन्ने उनकी पल पल की खबर चाहिए, वरना सर जब हम उस लड़का लड़की को लेकर निकल रहे थे तो हमने उन्हें फोन करके खबर कर दी और उन लोगों ने हमसे बोला कि रिंकू और प्रताप को हनुमान टेकरी के पास छोड़ देना। और बस साहब हमने ठीक वैसा ही किया। प्रताप और रिंकू को उठाने के लिए कितने लोग आए थे? साहब 5 लोग थे। इधर अपना ही राज चलता है। अशोक किसका नाम है? हाँ मेरा नाम है। क्या इंस्पेक्टर जानता है, इसके बाद तेरे साथ क्या होगा? इंस्पेक्टर गए हम। चल बैठ। अरे के है? चल बात होगी, वारंट तेरे खिलाफ। चल चल। करना पड़ा। पूरे गांव का माहौल गंदा कर रहे थे। हमने इन दोनों से कही थी कि उनको हनुमान टेकरी के बाहर छोड़ दें। वहीं से उठा लिया, पकड़ के झोड़ में ले गए और पिला दिया पेस्टिसाइड रिंकू ने। और जब वह अपनी आखिरी सांसें ले रही थी ना, तो उसकी आंखों के सामने उस प्रताप का गला घोंट के मार डाला। यही हम चाहते थे कि वो दोनों एक दूसरे की मौत अपनी आंखों से देखें, ताकि अगले जन्म में गलती से भी ऐसा पाप करने से पहले वो 100 बार सोचें। किसके कहने पे किया तूने ये सब? सरपंच के? ऐसे नहीं बोलेगा तू।
मुझे बुलवाना आता है। हमारे जात के आदमी को छोड़ दे इंस्पेक्टर, वरना अच्छा नहीं होगा। धमकी कहीं और जाके दी। दादी, 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 वो छोड़ेंगे नहीं। जब तक तू दूसरे शहर से पुलिस प्रोटेक्शन मंगवाएगा, तब तक ये भीम थारे पुलिस स्टेशन के साथ, थारे पुलिस वालों के साथ क्या करेगा जाने है तू? छोड़ दो उनको। ठीक है साहब जी। क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब? एक आदमी के लिए मैं इतने सारे लोगों की जान खतरे में ना डाल सकता। क्या सोच रहा इंस्पेक्टर? थारा कानून चलेगा? यहाँ हमारा कानून चलता है। हमारी पंचायत जो फैसला करती है वही कानून है। आपको मैंने बनवाया, ये करेगा तू, है? ये कर रही तू? अरे मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या की है, वो तो नहीं छोड़ूंगी। देख, मैंने कुछ हो गया तो ये लोग थारे साथ क्या करे जाने है तू? मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है। तू यहाँ से नहीं गया ना, मैं तुझे मार डालूंगी। जा। जा रहा हूँ मैं, पर थारे को तड़पा तड़पा के मारूंगा। जा यहाँ से। चल माँ, अंदर चल। माँ, ये गांव अब रहने लायक नहीं रहा। हम कल सुबह ही चले जाएंगे ये गांव छोड़ के। नहीं, ये हमारा घर है और किसी के डर से हमारा घर नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। हमारे बेटे ने गला घोट के और हमारे बहू ने वो जहरीला पेस्टिसाइड पिलाकर उसको मार डाला। सरपंच के कहने पे उन लोगों ने उन दोनों की जान ले ली। हमारे मन में यही एक सवाल बार बार उठता है, आखिर क्या गलती थी उन दोनों की? क्या गलती थी हमारे छोरे की जो उसे भरी जवानी में मार दिया गया? यही ना कि उसने एक लड़की से प्यार किया। हमारे तो ये समझ में ना आवे है
कि प्यार करना किसी की नजरों में गुनाह कैसे हो सकता है। मैं तो यही कहूंगी, तुम्हारे छोरे के साथ बड़ा अन्याय हुआ है और उसने जो कुछ भी किया उसमें कोई गलती नहीं है। उसने तो प्यार किया और प्यार करना कोई गुनाह ना हो है। मीडिया ने जुगनी की आवाज को एक ताकत दे दी और इस बुलंद आवाज ने पूरे देश को नींद से जगा दिया। सब जुगनी के साथ हो लिए। रिंकू और प्रताप सबको अपने लगने लगे। दो प्रेमी जिनकी जिंदगी के सुनहरे दिन शुरू होने से पहले ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। यह खौफनाक कहानी सुनकर सबका खून खौलने लगा। पूरा देश इंसाफ की मांग करने लगा, रिंकू और प्रताप के लिए, साहस की मूरत जुगनी के लिए। और देखते ही देखते यह जाति मामला एक राजनीतिक संकट बन गया। राज्य सरकार इस पूरे मामले की जांच करवाने पर मजबूर हो गई। और क्यों ना होती, जब सारे देशवासी एक होकर किसी के लिए इंसाफ की मांग करते हैं तो किस सरकार की मजाल उसे अनसुना कर दे। ये अदालत सारांश पुनियाराम को 7 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाती है और राजेंद्र, रणवीर और उनके साथियों को प्रताप और रिंकू के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है। मने खुशी है कि अदालत ने उन पांचों को कत्ल करने के जुर्म में सजा दी, लेकिन उन पांचों को जे करने के लिए जिसने उकसाया वो सरपंच पुन्याराम, उसको सिर्फ 7 साल की सजा। ये कहाँ का न्याय है? असली अपराधी वो पांचों नहीं, वो सरपंच पुन्याराम है। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। मैं तब तक लड़ूंगी जब तक इन खोखले रिवाजों के आड़ में 6 लोग मासूमों की जान लेना बंद ना करें। अपनी इज्जत संभालने के लिए मासूमों की जान लेना ये कोई गर्व की बात नहीं, शर्म की बात होवे है। हर साल न जाने कितने मासूम प्रेमी प्रेमिकाओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है सिर्फ पंचायत में बैठे इन चंद लोगों की जिद की वजह से। लेकिन इस एक कहानी की गूंज पूरे देश तक पहुंची। जुगनी की हिम्मत और दिलेरी की वजह से आखिरकार उसके बेटे और बहू की मौत को इंसाफ मिल ही गया। ऐसे कई मौके आए जब जुगनी टूट सकती थी, हार मान सकती थी, लेकिन वो ना थकी ना रुकी। और उसकी बहादुरी का ही नतीजा था कि सारे अपराधियों को उनके अपराध की सजा मिली। रिंकू और प्रताप की हत्या के लिए जिम्मेदार सब लोगों को गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उन्हें सजाए मौत सुनाई। सरपंच पुनियाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जुर्म से जुगनी की यह जंग पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। इंसाफ पाने की उसकी जिद इस बात का सबूत है कि अगर दिल में चाह हो और इरादा पक्का हो तो हर अपराधी को सबक सिखाया जा सकता है। अपराध और अपराधियों से इतनी बड़ी जंग लड़ने वाली जुगनी हम सबके लिए एक मिसाल है। तो आइए इस मिसाल को व्यर्थ न जाने दें और प्रण लें कि अपराध को हर मोड़ पर करारा जवाब देंगे। इस उम्मीद के साथ मैं सुशांत सिंह अब आपसे विदा लेता हूं, ऐसी ही एक और बेमिसाल सच्ची कहानी के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 मिसाल। तो सावधान